Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 3.3. इससे previous lectures में हमने exercise 3.1, 3.2 बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व किए. अभी तक अगर आपने वो वाले lectures नहीं देखे तो उसको भी देख लें ताकि 3 चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो आज के लेक्चर में हम exercise 3.3 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं. ईच एंड एवरी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ, विद डेफिनेशन सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर. कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कि रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं. जब भी हमारे पास एक सेट होगा तो हमने रिलेशन कैसे फाइंड करना होता है सेट का. इसी तरह हमने डोमेन एंड रेंज किसी भी रिलेशन की कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखना होगा जो हमारे पास है नंबर 56 पे. तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, बाइनरी रिलेशंस के अंदर सबसे फर्स्ट हमारे पास आएगी लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. सबसे पहले जब भी हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, वो दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब कि दो सेट्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, then the Cartesian product is the set of all ordered pair x and y such that x belongs to a and y belongs to b and it is denoted by a multiply b. कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हमें किसी दो सेट्स का फाइंड करना होता है तो उसमें हमने क्या करना होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं. कैसे ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में हमने लिखना होता है x, y, जिसमें से x का मतलब होता है कि सेट a का एलिमेंट यहाँ पे लिखना है और y का मतलब है कि यहाँ पे हमने सेट b का एलिमेंट लिखना होता है. जब हम इस तरह के ऑर्डर पेयर लिखते हैं इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना. इसको डिनोट कैसे करते हैं, दो सेट्स का करें तो a मल्टीप्लाई b. सिंबॉलिकली अगर हम इसको देखें तो ये कैसे लिखा होता है, a मल्टीप्लाई b, यानी कि जब हम इसको क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा. सेट में हमारे पास x, y इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में. अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें पहला वाला जो है x वो a से सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो b से बिलोंग करेगा. ठीक है, पॉइंट है एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इसी तरह जब यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया है तो फिर यहाँ पे जब भी मैं इसका कोई सबसेट लूंगी तो वो क्या होंगी, वो मेरे पास बाइनरी रिलेशन हो गया, या फिर हम उसको सिंपली क्या कह सकते हैं कि वो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी. ऑर्डिनरली अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय, और हम लोग बेसिकली रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट डोमेन और रेंज क्या होती है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. बहुत ईजी चीज़ है, क्या होती है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज इट्स डोमेन. द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय डोम आर. ठीक है, अब करना क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर पेयर फाइंड कर लेंगे, जैसे हमारे पास ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो भी नंबर होगा इसको हम कहते हैं डोमेन, और इसी तरह जो बाद में दूसरा नंबर होता है इसको हम कहते हैं रेंज. द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन में से उसको हम रेंज कहते हैं, और द रेंज ऑफ एनी रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर ए एन स्मॉल आर. इसी तरह लास्ट अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सेट है, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए. हम ए मल्टीप्लाई ए एक ही सेट है, उसी को हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए मल्टीप्लाई ए ही करेंगे तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जब भी उसका कोई सबसेट लेंगे तो हमारे पास रिलेशन होगा ए में. सो ये बेसिक सी फॉर्मल से डेफिनेशन थी. अब जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है तो आपको बहुत जल्दी से ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर ए सेट गिवन है, हमने रिलेशन फाइंड करना है. सबसे पहले अब रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी हमारे पास एक सेट ए गिवन होगा तो हमने रिलेशन का मतलब होता है हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है विच इज ए मल्टीप्लाई ए फाइंड करना है. अब ए को जब हम ए से ही जब भी एक सेट होगा ना तो आप ए मल्टीप्लाई ए करेंगे. ठीक है, अब एक दफा तो ए सेट लिखा हुआ है, अपनी आसानी के लिए हम ए सेट को दोबारा लिख लेंगे. अब इसका क्या काम होता है, इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना होता है. कैसे, यहाँ के ए फर्स्ट एलिमेंट को इन सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर की फॉर्म में लिखना है. 1 को 1 के साथ पेयर बनाना है, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, यहाँ पे 1 को 3 के साथ एंड 1 को 4 के साथ. सिमिलरली 1 को चारों के साथ बना लिए, 1 का काम यहाँ पे खत्म हो गया. इसी तरह 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को भी चारों के साथ बना लिया. नेक्स्ट 3 है, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. सिमिलरली 4 को आगे वाले सारे एलिमेंट्स के साथ जब हम लोग फाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमने सेट का फाइंड कर लिए. ठीक है, करना क्या होता है, कैसे पता चलता है कि सेट में कितने नए ऑर्डर पेयर आपके पास इस तरह आएंगे. यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 4. यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 4. सो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 जब हम करेंगे, 4 4 16. इसका मतलब है टोटल हमारे पास सेट में 16 पेयर होंगे. काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. इसका मतलब है हमने बिल्कुल करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है. नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x, y. हमने इस तरह के रिलेशन फाइंड करने हैं जिसमें y इक्वल हो x के. मीन्स हमने इसमें से कुछ ऐसे सबसेट सेलेक्ट करने हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें x और y इक्वल हो.
पहले को हम लोग x कहते हैं एंड एलिमेंट को x कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को y कहते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू y है, तो ये वाला हमारे पास। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको मैंने रिलेशन फाइंड आउट करना है, उन्होंने लिखा है फॉलोइंग रिलेशंस इन R, यानी कि इसको R1 का नेम देके जैसे कंडीशन है उसके लिख लेते हैं। 1,1 और x और y कहाँ पे इक्वल है, ये वाला x भी 2 है y भी 2 है। सिमिलरली यहाँ पे x भी 3 है y भी 3 है एंड लास्ट वन इज y कॉमा x कॉमा y 4,4। यहाँ पे x भी 4 है और y भी 4 है। इसके अलावा कोई भी इन पेयर में ऐसे नहीं है जो सेम हो x और y। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो डोमेन जैसे कि अभी डेफिनेशन में बताया था फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं। यहाँ पे डोमेन ऑफ R1, ये इसको मैंने R1 का नेम दिया है। ये मेरे पास एक रिलेशन है, मीन्स इसका हमने सबसेट सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली हमने क्या करना होता है, डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। इसी तरह रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर पेयर का। तो सेकंड क्या है 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे हमने दोनों की रेंज भी, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें डोमेन भी फाइंड कर ली है, रेंज भी फाइंड कर ली है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, एक्स एंड वाई इस तरह के ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करें जिसमें जब हम वाई और एक्स को ऐड करें तो मेरे पास आंसर 5 आए, ठीक है। इसी में से वो वाले ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें जब मैं दोनों को ऐड करूँ तो आंसर मेरे पास इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे देखें 1 + 1 = 2 होता है, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करना। सिमिलरली 1 + 2 ये भी 3 होता है, ये भी नहीं होगा। इसी तरह 1 + 4 5, तो ये ठीक ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब है कि ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होगा, 5 ही चाहिए। सो 2,3 ये वाला पेयर सेलेक्ट कर लिए। 2 + 4 = 6, ये वाला भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये 4 होगा, ये भी हमारे पास 5 होगा। सो 3,2 भी हमने लिख लिए। सिमिलरली 4,1 ये 5 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास R2 में R2 का नेम दे दें, ये हमारी मर्जी होती है, हम इसे R1 R2 R3 जो मर्जी कह सकते हैं। ये वाले पेयर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट 4 3 2 1 है, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर लिए। सिमिलरली थर्ड पार्ट इसका R3 में हमने कैसे पेयर लेने हैं, x + y x, y ऐसे पेयर, ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें जब हम x और y को ऐड करें तो उसका आंसर लेस हो 5 से। लेस का सिंबल है, मीन्स कि ये जो नंबर है ये लेस होना चाहिए 5 से। जैसे 1 = <5, 2 = 5, तो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जब हम x और y को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू 5 से लेस है, सिंपल। सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से नंबर बन रहे हैं। 1 + 1 2, तो 2 हमारे पास लेस होता है 5 से, एक ये वाला पेयर आ जाएगा। सिमिलरली y एंड 2 ऐड होकर 3 होता है, ये भी 5 से लेस है, इसको भी लिख लेंगे। +3 ये भी 4 होता है, ये भी 5 से लेस है, ये भी पेयर लिख लेंगे। सिमिलरली 1,4 ये 5 होता है, तो हमें वो नहीं लिखना, हमें सिर्फ वो लेने जो 5 से लेस हो। इसी तरह 2,1 ये 3 होता है, ये भी लिख लेंगे। ये 4 होता है, ये भी लिख लेंगे। ये अगेन 5 है, ये नहीं लिखेंगे। ये 6 बन रहा है, ये अगेन 4 बन रहा है, ये पेयर लिख लेंगे। 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 बन रहा है, तो ये पेयर्स भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगेन 5 बन रहा है, ये भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। 6 7 एंड 8, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के जो पेयर्स थे मैंने यहाँ पे सारे अरेंज करके लिख लिए हैं। अगेन देख लें कि ये सारे वही हैं कि जब मैं x और y दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर रही हूँ तो आंसर मेरे पास 5 से लेस ही आ रहा है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, 1 बेशक जो 2-3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, हमने लिखना जस्ट उसको 1 टाइम ही है। सो 1 आ रहा है एक डोमेन में, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। सो 1 2 3 इज आर डोमेन। सिमिलरली रेंज क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 1। जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आपने सिर्फ उसको 1 टाइम ही लिखना है, 1 2 एंड 3। सो ये हमारे पास रेंज आ गई है। सिमिलरली फोर्थ वन इज x, y ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें जब मैं x और y की वैल्यूज को ऐड करूं तो आंसर मेरे पास 5 से ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है। आंसर इज ग्रेटर देन 5, लाइक 6 इज ग्रेटर देन 5, इस तरह का कोई नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं, ये सारे तो वो नंबर्स थे स्टार्टिंग वाले यहाँ तक। यहाँ 1 + 4 भी करते हैं तो 5 आ रहे हैं, तो हमें वो नंबर्स लेने हैं जो 5 से ग्रेटर हो। इसका मतलब है इन सबको आप ऐड करके चेक करेंगे। 2 4 ऐड करते हैं, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो सबसे पहला ये सेट आ जाएगा। इसी तरह 3,3 6 होता है, ये भी 5 से ग्रेटर है, एक ये सेट आ जाएगा। एक ये सेट लिख लेंगे 7, इसी तरह एक ये सेट लिख लेंगे, ये 6 बन रहा है, ये भी ऐड होकर 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है। तो ये सारे हमारे पास सेट्स बन रहे हैं जिनको जब मैं ऐड कर रही हूँ, इन दोनों को x और y, इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड कर रही हूँ तो आंसर मेरे पास 5 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह इसकी डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 2 3 4, जस्ट 2 3 4 है, आगे नंबर्स 3 एंड 4 रिपीट हो रहे हैं तो उसको हमने एक ही दफ़ा लिखना है। इस तरह रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 3 2 4 3 एंड 2, तो अरेंज करके लिख लें। तो रेंज में मेरे पास क्या आएंगे, 4 3 2 लिख लें या फिर 2 3 4, इस तरह हम प्रॉपर अरेंज करके लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आज डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हमने लेक्चर के एंड पे रखेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 पहले कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे करना कि g ऑफ 0, अगर यहाँ g लिखा है इसका मतलब है कि हम वैल्यू ले लेनी है, यहाँ से g ऑफ x वाला फंक्शन लेना है, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, वैल्यू क्या है g 0, तो इसका मतलब है ये वैल्यू x की यहाँ पे पुट की हुई है, x की जगह पुट हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ मैंने 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह x था, 0 पुट किया, 3 0 0 प्लस 2, तो आंसर एड में आके 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि g ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 2। इसी तरह सेकंड है g ऑफ -3, x की जगह -3 आके जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ -3 लिखें, 3 3 9, माइनस के साथ प्लस 2 इज सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो वी गेट -7। सिमिलरली थर्ड इज 2/3, सो यहाँ पे अगेन x की जगह 2/3 पुट करेंगे, 3 and 3 कट हो जाएगा, सो 2 + 2 इज 4। इसी तरह अब फोर्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो h ऑफ 1 है, h लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि h ऑफ x वाला अब हमने फंक्शन लेना है। सो यहाँ पे h लिखने का मतलब है कि अब हमने h ऑफ x लेने है। सो h ऑफ x हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 की, जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह 1 आ गए, तो इसी तरह राइट साइड पे भी जहाँ x है वहाँ मैंने उसकी जगह 1 पुट कर देना है। सो 1 स्क्वायर अगेन 1 होता है, 1 + 1 इज 2। सिमिलरली फिफ्थ में -4 आ गया, सो x की जगह -4 पुट करें, -4 का स्क्वायर लें 16। अब -16 क्यों नहीं आया? ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, और जिनको नहीं पता, जब भी हमारे पास पावर इवन नंबर होती है, ठीक है, 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, इसी तरह 4 6 8 जब भी पावर हमारे पास इवन होती है तो वो अंदर वाले माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसी वजह से इवन नंबर था तो वो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, सो 16 + 1 इज 17। सिमिलरली सिक्स पार्ट हमारे पास है h -1/2। अब वीडियो को पॉज करें, खुद से अपने हाथ से सॉल्व करके चेक करें कि आपका क्या आंसर आता है, फिर वीडियो को रिस्टार्ट करके आपने यहाँ से उसका आंसर मैच करने के, क्या आपका भी आंसर ये वाला सेम आया हुआ है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखें, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अब मेरे साथ मैच करें, x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह मैंने -1/2 पुट किया है, स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर अगेन -1 का स्क्वायर है, पावर इवन है। देखिए होल ब्रैकेट के बाहर 2 लिखी हुई है, इसका मतलब है इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है, तो -1 का जब स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर क्यूब जो भी लें तो आंसर 1 ही आता है। इवन पावर थी तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 1। एलसीएम ले लेते हैं, कैसे लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर वैल्यू है वो लिख लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आ जाए, 1 से, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से कर देना है, 1 1 = 1। इसी तरह 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आ जाए, 4 से, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से कर देना है, 1 4 = 4, एंड में दोनों को ऐड कर देना है, सो 5 / 4। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, गिवन दैट द फंक्शन f of x ax + b + 1 वेयर a and b आर अ कांस्टेंट, इफ f of 3 is 8, f of 6 is 14, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 है, बिल्कुल एज इट इज इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। कैसे करना है, एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है कि आपको सॉल्व करने आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फंक्शन है हमारे पास ax + b + 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, f of 3 = 8। हमेशा नेक्स्ट भी 2 क्वेश्चन में 5 और 7 में 2 वैल्यूज दी हुई हैं, f of 3 = 8 एंड f of 6 = 14। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि f of 3 = 8, यहाँ पे हमने ले लिया f of 3 = 8। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे f of x की जगह f of 3 लिख लेना है। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू है, तो राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट कर लें, सिर्फ एक ही जगह था तो पुट कर लिया, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a b एंड 1 एज इट इज आ गया। इसी तरह वी नो डैट f of 3 = 8, तो नेक्स्ट स्टेप में f of 3 लिखने की बजाय मुझे इसकी वैल्यू पता है, मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी है कि f of 3 हमारे पास 8 के इक्वल है। ठीक है, अब ये क्यों करें, ताकि इक्वेशन सॉल्व हो सकें। कैसे सॉल्व हो सकें, यहाँ पे 1 लिखा है, ये a है, ये b है, दोनों टर्म्स ऐड नहीं हो सकती। इसी तरह ये सिंपल कांस्टेंट है, ये भी ऐड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे 1 आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे, सो वी गेट 7। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है कि इक्वेशन फर्दर सॉल्व हो सकती है या नहीं, नहीं हो सकती। एक a की टर्म है, एक b की टर्म है और एक सिंपल कांस्टेंट है, ये आपस में और सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इसी तरह जैसे हमने f of 3 = 8 इसमें पुट किया था, अब हमने f of 6 = 14 पुट करना है। कैसे, f of 6 वी नो दैट f of 6 = 14। अगेन आपने लिखना है f of x हमारे पास क्या था, f of x हमारे पास इक्वल है ax + b + 1 के। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर, ये x की वैल्यू है। ठीक है, x की जगह मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 पुट की है, इसी तरह यहाँ पे जहाँ x आ रहा था वहाँ 6 पुट किया है, b + 1।
अब एफ ऑफ 6 की वैल्यू मुझे पता है कि 14 है, तो इसकी जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 1 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आए, ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। यहाँ से क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जो इक्वेशन 1 है उसको ऊपर रखेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसको नीचे रखेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, बी एंड बी दोनों सेम हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के साइंस हमारे पास सेम हो रहे हैं, ये तो कट हो ही नहीं रहे। कोई भी वेरिएबल कैसे कट होता है, अगर उसके साथ प्लस और माइनस हो तो फिर कट होता है। अब इसके साथ प्लस भी और प्लस भी है, ये तो ऐड होकर 2 भी हो रहा है, मुझे इसको कट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है नीचे जो भी साइन लिखे हैं वो चेंज हुए। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखें, ऊपर वाले बी के साथ प्लस है, नीचे वाले बी के साथ माइनस है, तो ये ऑपोजिट साइन के साथ है, ये कट हो गया। इसी तरह +3 और -6 सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, -3a, इसी तरह 7 -13 इज -6 आ जाएगा। दोनों साइड्स पे माइनस है, कट हो गया। 3a इज इक्वल टू 6। अब a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। कटिंग हो सकती है, 3 2 6, तो 2 यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू फाइंड कर लिए 2, इसको अब हमारी मर्जी है कि हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। लेट्स से कि मैंने a इज इक्वल टू 2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिए। फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ उसकी वैल्यू लिख देंगे 2। 2 3 6। अब यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आई गेट 1। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि हमने इन वैल्यूज को यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी कॉन्स्टेंट्स की। तो ए की भी पता चल गई 2 एंड बी की भी पता चल गई 1। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन डैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। जैसे एफ था, अब उसी की जगह जी लिखा हुआ है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है ए और बी, अगेन कांस्टेंट है। जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, जैसे ये वाला था। इसी तरह दूसरी वैल्यू है जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी। सबसे पहले जो जी ऑफ एक्स है, जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है, वो लिखना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करें जी ऑफ -1 इक्वल टू 0। पहले क्या करना होता है, एक्स की जगह, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह हमने -1 पुट किया। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू यानी कि -1 पुट कर दिया। अब ए को -1 से करेंगे, -a b 5। अब जी ऑफ -1 है किसके इक्वल, 0 के, तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरह यहाँ पे +5 हो रहा है, दूसरी साइड पे आके -5 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, जी ऑफ 2 10 के इक्वल है। इसका मतलब है कि अब एक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मेरे पास वैल्यू 2 आ गई है। जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करें, सो 2a + b + 5। अब जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ +5 है, दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा। 10 - 5 = 5। सो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आएगी 2a + b = 5। दोनों को ऊपर नीचे रखे हमने सिंपल सॉल्व कर लेना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, अगेन देखें, दोनों बी जो हमारे पास सेम है उनके साथ प्लस का साइन आ रहा है, तो मुझे इनका अपोजिट साइन चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सारों के साइन चेंज किए। तो ये अब +b -b से कट हो गया है, ये माइनस माइनस ऐड होकर -3 ये हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे मेरे पास प्लस था तो वो चेंज हो गया माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस -10 आ गया। दोनों साइड पे माइनस से कट हो जाएगा। ए के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है 10/3। अब इस वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। आपकी मर्जी, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। आप सेकंड में पुट करके चेक करें कि क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, 6 कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये हमारे पास फंक्शन है जो डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है कि फंक्शन इसके इक्वल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उन्होंने बता दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 32 के इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता ना तो यहाँ एक्स की जगह पुट कर लेते, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही पुट की हुई है कि एफ ऑफ एक्स 32 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब सॉल्व करना है ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है 32, ऐसे ही बताया हुआ स्टेटमेंट में हमें। इसी तरह +1 है, दूसरी साइड पे आके -1 हो जाएगा, माइनस करेंगे 31। 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स एक्स यहाँ पे अकेला होना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है 31 / 5। सो यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम माय साइड इज योर होमवर्क। मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगी भी, बट आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 को खुद से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 सॉल्व किए थे, खुद से ट्राई करें कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना आ रहा है या नहीं। देन आपने आंसर मैच करना है कि आपके भी आंसर सेम एज इट इज आया है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन गिवन है, अगेन सी एंड डी कांस्टेंट है, एफ ऑफ 1 6 के इक्वल है एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। सेम वही मेथड है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसे डिफाइंड है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट वैल्यू कैसे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। अब जो एफ के साथ लिखा होता है वो एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद मैंने एफ ऑफ 1 लिखना है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। 1 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी ही आएगा प्लस डी।
इक्वल टू 6 और सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहीं पे क्वेश्चन 1 स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स अगेन लिखेंगे, दूसरी वैल्यू भी दी हुई है कि एफ ऑफ -2 जो है वो इक्वल है 10 के। क्या करना है, ये x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पे मैंने x की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट करनी है, जहाँ x है उसकी वैल्यू पुट की है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस की वजह से, इवन नंबर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस डी। एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है 10 के, तो नेक्स्ट स्टेप में उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। और सॉल्व नहीं हो सकता, ये सी की टर्म है, ये डी की टर्म है और ये कांस्टेंट है, तो इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। इसी तरह दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिखना है। यहाँ पे डी के साथ अगेन ऊपर भी डी के साथ प्लस है, नीचे भी प्लस है, ऑपोजिट साइन होने चाहिए, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि साइन सारों के चेंज हो जाना, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में एंड प्लस माइनस में। सो यहाँ पे प्लस सी -4 इज -3c, ये कट हो जाएगा यहीं पे, +6 और -10 इज -4। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इसी तरह नाउ पुटिंग सी 4/3 इन इक्वेशन 1। अब सी की वैल्यू को 1 या 2 किसी में भी पुट कर लें, मैंने 1 में पुट की है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सी की जगह इसकी वैल्यू पुट की है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा। अगेन एलसीएम लेंगे, 3 1 3 सा होता है तो ऊपर वाले नंबर को 3 से करेंगे विच इज 18, एंड 3 1 सा 3 होता है तो 4 को 1 से करेंगे, 4 1 सा 4, 18 -4 इज 14 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ से हमने सी और डी दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, सी इज 4/3 एंड डी इज 14/3। ओके सो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने लास्ट में बिल्कुल रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशन को देखना होगा कि फंक्शन हम कहते हैं किसको हैं। फर्दर फिर फंक्शंस की जो टाइप्स होती हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, बाइजेक्टिव ऑन टू होती हैं, कैसे हम लोग डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास फंक्शन की कौन सी कैटेगरी में लाई कर रही है। ठीक है, सो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं विच इज ऑन पेज नंबर 57। सो फंक्शन की डेफिनेशन है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट। सबसे पहले हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, वी कॉल देम ए एंड बी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। एफ हमारे पास रिलेशन होगा ए टू बी को, जैसे हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी जो हमने रिलेशन लिए हैं, हमने उसका क्या करना है, एफ जो है फंक्शन हम क्या करते हैं उसके सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, मुश्किल वर्डिंग में लिखी हुई है। मेन पॉइंट इज कि हमने फिगर को देखिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका बहुत ईजी वे मैं आपको इसकी बात बताऊंगी। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। अब इसमें से जो डोमेन हमारे पास फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ए सेट होते हैं, ए सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। कभी भी हमारे पास फंक्शन में जो हम पेयर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ए मल्टीप्लाई बी लेते हैं उसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जब हम उसके फंक्शन लेंगे, मीन्स जब हम सबसेट ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ना कभी भी ये दो फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो सेम नहीं होने चाहिए। अब कैसे नहीं होने चाहिए वो फिगर देख के भी समझा देते हैं कि कैसे नहीं होने चाहिए। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर हम कहेंगे कि एफ हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी का। इस तरह लिखा होता है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ इज ऑल्सो रिटन एज फंक्शन ए टू बी। रीड कैसे करेंगे, विच इज रीड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट डोमेन ऑफ एफ। जो भी फर्स्ट सेट हमारे पास होगा उसके एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं फंक्शन की, और इसी तरह सेकंड एलिमेंट जो भी लिखे होंगे वो हम रेंज कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, सो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि हमने फंक्शन किसे कहना होता है। बेसिक ईजी वर्डिंग में अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊँ, आप कैसे इजीली डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला हमने देखे बताने कि क्या हमारे पास ये फंक्शन है, यानी फंक्शन कैसे होगा। सबसे फर्स्ट सर्कल हमारे पास डोमेन होता है और ये रेंज होता है। ठीक है, हमारे पास डोमेन में कभी भी डबल मैपिंग नहीं होनी चाहिए। डबल मैपिंग का मतलब है कि डोमेन का एक एलिमेंट आगे जाके रेंज के दो एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये डोमेन है, ये रेंज है। डोमेन का एक एलिमेंट है 1 जो आगे जाके रेंज के दो एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहा है, ए के साथ भी हो रहा है और बी के साथ भी हो रहा है। जब भी ऐसा होगा डोमेन पे डबल मैपिंग हो रही होगी, मीन्स डोमेन पे दो लाइंस आके जोड़ रही हैं, तो फिर वो हमारे पास फंक्शन ही नहीं होता। जब फंक्शन ही नहीं होगा तो फिर आगे उसकी कोई कैटेगरी भी नहीं होगी, जो भी हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखें, ये हम यहाँ पे 1 पे हमारे पास डबल मैपिंग हो रही है, दो लाइंस हैं जो 1 पे आके मैप हो रही है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर है फिगर 1 का, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है तो कोई कैटेगरी भी नहीं होगी। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। सो फंक्शन, अब सबसे पहली टाइप होती है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होती है, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, range f is not equal to b, then f is said to be a function from a to b. f is clearly a function but range of f is not equal to b, therefore f a function from a into b.
अब डेफिनेशन से ज़्यादा सिर्फ इसको समझना ज़रूरी है कि ये इनटू फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। कैसे हमारे पास मैपिंग हुई हुई है, ए में कौन सा एलिमेंट है 1 3 5, बी में कौन सा एलिमेंट है 2 4 6 8। जब भी हमारे पास ऐसे मैप हुआ है 1 2 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे, 5 6 पे, जब भी हमारे पास मैपिंग गिवन है और हमारे पास बी सेट का कोई एलिमेंट बच रहा है तो इस तरह के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें बी का एक एलिमेंट 8 ऐसा है जो किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है जो आके एरो यहाँ पे 8 के साथ कंबाइन हो रहा हो, ठीक है। जब भी हमारे पास सेट बी का कोई एलिमेंट बच रहा होगा तो फिर इस तरह के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। डबल मैपिंग भी इस सेट में अलाउड होती है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे इन केस मेरे पास 6 लिखा हुआ होता तो यहाँ पे अगर मेरे पास 9 लिखा हुआ होता और 4 9 के साथ भी जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डबल मैपिंग अलाउड है, ठीक है। इनटू फंक्शन कैसा फंक्शन होता है जिसमें दो चीज़ होती हैं, बी का कोई एलिमेंट बचना भी चाहिए या फिर हमारे पास अगर डबल मैपिंग भी हो रही है, कोई एलिमेंट बच भी रहा है तो वो भी हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। डबल मैपिंग कहाँ पे अलाउड होती है? डबल मैपिंग का मतलब है कि दो नंबर्स कहाँ पे आके किसी एक नंबर पे ज्वाइंट हो रहे हैं, रेंज में डबल मैपिंग अलाउड होती है, डोमेन में नहीं अलाउड होती। अगर डोमेन में डबल मैपिंग हो रही होती तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होता। सो ये हमारे पास इनटू फंक्शन है, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट बच रहा है। अब इसी तरह इसी फंक्शन को अगर हम अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखें, फिगर नंबर 4 हमारे पास इनटू फंक्शन है। कैसे? ये डोमेन है, ये रेंज है। रेंज पे डबल मैपिंग अलाउड है, मींस डोमेन के दो एलिमेंट्स किसी रेंज के एक ही नंबर पे आकर जोड़े हैं तो ये डबल मैप हो रहा है किस पे? एक्स पे। रेंज में डबल मैपिंग अलाउड है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और रेंज का कोई एक एलिमेंट बचना भी चाहिए। अगर यहाँ पे ए और बी लिखा होता तो ए और बी पढ़ते, अगर यहाँ पे इसको ए और बी सेट का नाम नहीं दिया हुआ तो सिंपली इसको डोमेन और इसको रेंज पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। सो डबल मैपिंग भी हो रही है रेंज सेट में और रेंज में, और रेंज का एक एलिमेंट बच भी रहा है। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर इस तरह के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। 1 to 1 फंक्शन और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इफ अ फंक्शन f from a to b is such that second element of no two of its ordered pair are same then it is called 1 to 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब हमारे पास क्या होता है 1 to 1 फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है। सिंपली ये डायग्राम को देखें, हमारे पास हर नंबर सामने के किसी एक नंबर पे ही मैप हो रहा होगा। नाम से ही पता चल रहा है 1 to 1, यानी कि यहाँ का एक नंबर सामने वाले के एक नंबर पे ही मैप होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का एक नंबर सामने वाले पे 3 4 पे भी मैप हो रहा है और 9 भी 4 पे मैप हो रहा है, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ का एक एलिमेंट सामने वाले दूसरे किसी एक ही एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। इसका मतलब है कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें 1 to 1 का मतलब है कि इस तरह का फंक्शन होता है जिसमें डबल मैपिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है। कोई एलिमेंट एंड में बच रहा है, बेशक कोई एलिमेंट बचे, लेकिन डबल मैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 को हमने ए से भी कर दिया और 1 को सी से भी कर दिया। अगर ऐसा होता कि 1 को सी से भी कर लेते तो ये तो फंक्शन ही ना होता, क्योंकि डोमेन में डबल हो जाता। 1 ए के साथ भी जुड़ा है, 1 सी के साथ भी जुड़ा है, तो फिर तो ये फंक्शन ही ना होता। सिंपल 1 to 1 फंक्शन जो यहाँ का एक एलिमेंट सामने वाले एक एलिमेंट पे मैप हो जाए। इसी तरह सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इज ऑन टू फंक्शन और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, फिगर को देखें। ऑन टू फंक्शन में मैपिंग अलाउड होती है लेकिन कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनटू फंक्शन कैसा फंक्शन था जिसपे हमारे पास डबल मैपिंग अलाउड थी और कोई एलिमेंट बचना चाहिए था। 1 to 1 फंक्शन ऐसे कि हर एलिमेंट पे ही मैप होना चाहिए, कहीं पे भी दो एक साथ नहीं मैप होने चाहिए। ऑन टू फंक्शन कैसा था कि डबल मैपिंग अलाउड है लेकिन कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखें कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे बच रहा है। इसी तरह 1 to 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास 1 to 1 भी कहते हैं और इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये कैसा फंक्शन है, जब भी हम 1 to 1 और 1 to 2 को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों कंडीशंस को इकट्ठी चेक करते हैं तो फिर इस तरह के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मींस हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है। 1 to 1 का मतलब होता है हर एलिमेंट किसी एक पे ही मैप होगा। ए जी पे ही हो रहा है, इसी तरह बी एक्स पे हो रहा है और सी वाई पे हो रहा है, कहीं पे भी डबल लाइंस नहीं है, ठीक है। तो ये 1 to 1 हो गया। ऑन टू की क्या कंडीशन थी, अभी हमने ऊपर ऑन टू की कंडीशन देखी थी कि ऑन टू का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई एलिमेंट बच नहीं रहा, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस हो रही हैं। तो फिर इस तरह के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास इन चारों टाइप्स में से कौन से टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो गिवन है। तो सबसे पहले तो फंक्शन ही नहीं था, यहाँ डबल मैपिंग हो रही थी। लास्ट वाला हमारे पास इनटू फंक्शन था, क्योंकि इनटू क्यों था, क्योंकि हमारे पास बी का कोई एलिमेंट बचना चाहिए तो वो बच रहा था और डबल मैपिंग भी हो सकती। इसी तरह ये दो फंक्शन कौन से हैं, फिगर नंबर 2 को देखें। हर एलिमेंट पे मैप हो रहा है और कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये 1 1 और ऑन टू है विच इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली फिगर 3 ए 1 ए पे हो रहा है, 2 बी पे हो रहा है, 3 सी पे हो रहा है। अगेन हर एलिमेंट सामने वाले हर एलिमेंट पे मैप हो रहा है, कहीं पे भी डबल मैपिंग नहीं हो रही और कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा रेंज में, इसका मतलब है कि ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन हमने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप किए हैं। एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई है आज के लेक्चर में। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करनी है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।